के 4 आंशिक रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में मॉस्को के कदम की निंदा करने पर आधारित है प्रस्ताव। खत्म हुआ अंडर 17 महिला विश्व कप का इंतजार। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आज होगा फीफा टूर्नामेंट का आगाज। मेजबान भारत की अमेरिका से होगी भिड़ंत। क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की सीरीज का निर्णायक मुकाबला आज दिल्ली में एक दिवसीय श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर। छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज का दबदबा बरकरार। आज फुटबॉल, हॉकी, जूडो और योगासन जैसी स्पर्धाओं में एथलीट पदक के लिए लगाएंगे एड़ी चोटी का जोर। तो नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं गुजरात यात्रा के तीसरे दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद सिविल अस्पताल के किडनी रोग और अनुसंधान केंद्र के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही अहमदाबाद में करीब 1300 करोड़ रुपए की लागत की स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं का भी लोकार्पण और वहां पर आधारशिला रखेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। सिविल अस्पताल अहमदाबाद का किडनी रोग और अनुसंधान केंद्र का नया भवन बनकर तैयार है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए अस्पताल के भवन का लोकार्पण करेंगे। 408 करोड़ रुपए की लागत से बने 850 बेड की सुविधा वाले इस ट्रांसप्लांट सेंटर में 22 ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक लैब और हर प्रकार की ट्रांसप्लांट की सुविधा होगी। और ये परिसर पूरी तरह से पेपरलेस होगा। यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टिगेशन हैं वो सारे इन्वेस्टिगेशन यहाँ जो होते हैं वो कंट्री में बाकी जगह नहीं होते हैं, वो सारे यहाँ होते हैं। अभी हम लोग पुरानी बिल्डिंग में 400 किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। नई बिल्डिंग में आके ध्येय है 2023 में 1000 ट्रांसप्लांट करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में हृदय देखभाल के लिए नई एवं बेहतर सुविधाओं और एक नए छात्रावास भवन का लोकार्पण करेंगे। 10 मंजिला इस हॉस्टल भवन में 2 बेसमेंट और 176 रूम के अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी और म्यूजियम भी हैं। प्रधानमंत्री मेडिसिटी में ही 140 करोड़ रुपए की लागत से बनी 300 बिस्तरों वाली गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान के नए भवन का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा गरीब मरीजों के परिजनों को आवास सुविधा प्रदान करने वाले 39 करोड़ रुपए की लागत से 850 लोगों के रहने के लिए आश्रय गृह की आधारशिला भी रखेंगे। डे केयर कीमोथेरापी के भी सेंटर्स करीबन 22 स्टेट में गुजरात में कार्यरत होंगे, जिसकी वजह से कीमोथेरापी के लिए पेशेंट को वहाँ से यहाँ नहीं आना पड़ेगा। ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो आरोग्य सेवाओं का जो बोलेंगे कि जो सिस्टम है वो दूर गांव तक जाएगा और उसका फ़ायदा हर एक इंसान को होगा, चाहे वो कितना भी दूर हो। ना केवल गुजरात, लेकिन यहाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी बहुत दर्दी आते हैं, तो उन सब के लिए सुविधाएं अच्छी रहेगी और निःशुल्क रहेगी। आज के दौर में गुजरात में स्वास्थ्य सुविधाओं को और आधुनिक और मजबूत किया जा रहा है ताकि गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ती चिकित्सा सुविधा मिल सके। वहीं वन गुजरात वन डायलिसिस प्रोग्राम के तहत आज गुजरात में डायलिसिस केंद्र हजारों मरीजों को उनके घर के पास ही डायलिसिस की सुविधा दे रहे हैं। 850 बेड वाले देश के सबसे बड़े ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर को प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को जनता को समर्पित करेंगे। इस ट्रांसप्लांट सेंटर में एक साथ 100 लोगों को डायलिसिस किया जा सकेगा और वो भी मुफ्त में। कैमरामैन शुभम के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। और इसी पर हमारे साथ राजकोट से अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो और आधुनिक करने के लिए लगातार उस स्वास्थ्य क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए एक नीतिगत ढांचा यहां पर तैयार किया गया। क्या तैयारियां नजर आ रही है और किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में ये अलग एक कीर्तिमान स्थापित होगा? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें कि किस तरीके प्रधानमंत्री की, अगर पिछले आज तीसरा दिन है उनका यहाँ पर, और लगातार जो है गुजरात को किस तरीके से गुजरात के अंदर जो बुनियादी सुविधाएं उनका विस्तार
उनकी सौगात जो है वो लगातार यहाँ पर वो देते जा रहे हैं। उसके हिसाब से आज प्रधानमंत्री का जो आज का जो दिन है वो काफी अहम है गुजरात के लिए, क्योंकि गुजरात के अंदर जो हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो यहाँ पर अगर इसका जो ढांचा जो है, विकास जो है पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो है एक दशक के अंदर की अगर हम बात करें तो काफी इसको विस्तार दिया गया है। और इसी कड़ी में आज ये प्रधानमंत्री जो है अहमदाबाद में हॉस्पिटल जो है इसके विस्तार की जो है उसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे, गुजरात के जनता के हित में जो रहेगा। और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर किस तरीके से क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है वो गुजरात के अंदर देखा जा सकता है। न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि अहमदाबाद के अलावा भी आप किसी भी शहर में जाए तो हर शहर के अंदर जो है प्रधानमंत्री ने ये संकल्प लिया था कि किस तरीके से हर शहर के अंदर मेडिकल कॉलेज हो, और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जो अस्पताल हो वो विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस हो। और यही इसका आप एक और रूप देखेंगे जब प्रधानमंत्री आज जो है इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नए जो वार्ड है, नए जो हॉस्पिटल विंग है, उनको जो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से पहले अंग्रेजी एक बाध्यता थी स्वास्थ्य में यहाँ के मेडिकल के छात्रों के लिए कि अंग्रेजी आना अनिवार्य होना चाहिए कि अगर आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है, तो उसको भी उन्होंने जो है गुजराती में या फिर हिंदी में उसके लिए उन्होंने आसान किया था, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो छात्राएं हैं वो भी इसको पढ़ सके। तो काफी एक क्रांतिकारी बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुजरात को। अभिषेक, लेकिन आज उनका एक रोड शो करने का भी कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री जब भी रोड शो करते हैं तो किस तरह से जो वहाँ की जनता है वो उन्हें प्यार करती है, उनके प्यार से वो अभिभूत होकर उनसे मिलते हैं, आत्मसात करते हैं। बिल्कुल आजकल आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज प्रधानमंत्री का या ये कहे कि 2022 चुनाव जो कि थोड़े ही दिन रह गया गुजरात में, उसके पहले प्रधानमंत्री का एक मेगा जो है जनसभा है, जो एक बहुत विशाल जनसभा है, और वो भी सौराष्ट्र के अंदर, राजकोट के अंदर उनकी जो है जनसभा है, और एक ग्रामीण इलाके के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। काफी सौराष्ट्र का जो इलाका है काफी अहम माना जाता है गुजरात के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम चुनावी तौर पे भी देखें तो तकरीबन 58 सीट है, और ये काफी जो है निर्णायक रहता है किसी भी चुनाव के अंदर। और ऐसे में भाजपा की यहाँ पे जो एक रैली है जिसको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, उसे काफी अहम माना जा रहा है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे तकरीबन 58 सीट है अगर सौराष्ट्र की बात करें, और इसमें से जो है 58 सीट में से 6 अगर कच्छ को हटा दे तो 52 सीट जो है यहाँ पर है। और ऐसे में जो पूरे राजकोट है, जो सौराष्ट्र के लोग हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, और साथ साथ जो आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और एक काफी भव्य जो है आयोजन किया गया है, काफी भव्य तैयारियां की गई है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री जो है रोड शो के जरिए जो है उनका अवलोकन करते हुए जो आगे बढ़ेंगे, जनसभा में पहुंचेंगे, और उसके बाद जो है वहां पर जो जनसमूह है उसे संबोधित करेंगे। अगर इस पूरे सौराष्ट्र की बात करें तो इसे आप पाटीदार और के साथ साथ और भी आप तौर पे देख सकते हैं कि सौराष्ट्र की जो भूमिका रही है पूरे गुजरात के अंदर वो काफी महत्वपूर्ण रही है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। आप पिछले कई दशकों से जो है सौराष्ट्र जो है उसकी भूमिका जो है गुजरात, जैसे हम कहते हैं का रास्ता जो होकर जाता है, वैसे ही हम कहेंगे कि जो गुजरात का रास्ता है वो सौराष्ट्र होकर जाता है। तो काफी अहम है प्रधानमंत्री की ये जो जनसभा है, काफी अहम है, और ये जो है भाजपा के द्वारा आयोजित किया गया है, और जिसे प्रधानमंत्री थोड़ी देर के बाद संबोधित करेंगे। आजकल अभिषेक, 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को तमाम सौगातें यहां पर दी हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी जो जनसभा वो करेंगे वहां से तमाम जो बातें हैं वो प्रधानमंत्री उस मंच से रखेंगे। ऐसे में जो अगर हम बात करें तो गुजरात को लेकर, गुजरात वासियों को लेकर, और जो जन जन तक जो सुविधाएं पहले नहीं पहुंच पा रही थी उन सुविधाओं तक उनको पहुंचाने के लिए, और उसके अलावा जो पहले से जो विकास की परियोजनाएं चल रही थी उनको और ज्यादा विकसित करने के लिए कितना कारगर ये पूरा दौरा नजर आ रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप देखेंगे कि गुजरात के अंदर क्या चेंजेस आए तो मैं आपको बताऊंगा कि जो इलाका जहाँ पे अकाल होता था, जो कि बिल्कुल बैरन लैंड था, वहां पर नर्मदा नदी से जो वो पूरे गुजरात के अंदर पहुंचाई गई सोनी परियोजना जो है उसका क्या लाभ हुआ गुजरात के लोग वो देख सकते हैं। सोलर, आप कच्छ का पूरा इलाका देखिए, जो कच्छ का पूरा इलाका बैरन लैंड कहा जाता है, और वहां पर जो विश्व की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा पार्क की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की, ताकि वहां के लोगों की जो है आमदनी बढ़े। इसी तरह की तमाम परियोजनाएं हैं जो कि पूरे गुजरात के अंदर जो है गुजरात के लोगों के लिए
बतौर, जब वो मुख्यमंत्री भी थे तब भी उन्होंने शुरू किया और बतौर प्रधानमंत्री ये क्रमबद्ध तरीके से जारी है। आप देखिए कि अगर गुजरात की बात करें तो देश का पहला बुलेट ट्रेन भी गुजरात को मिलने जा रहा है, जो कि दिल्ली से जो कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच चला करेगी। और इसके पहले प्रधानमंत्री ने अपने इसी 3 दिवसीय दौरे के अंदर जो है गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी है, वहां से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बीच में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की। क्योंकि आर्थिक जो व्यापार है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में वो काफी जाता है, तो लोगों को सहूलियत हो, लोग समय पे पहुंच सके, लोग अपना व्यापार कर सके, कामकाज कर सके और उसी दिन वापस आ सके। आप और इन सब चीजों को लेकर के काफी कनेक्टिविटी पे काफी फोकस लगा। पूरे गुजरात के अंदर अगर सड़कों की बात करें तो आप देखेंगे गुजरात के अंदर जो हाईवे है, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग या राजकीय राजमार्ग, उनका जो है उनकी जो दशा है वो काफी अच्छी है। साथ साथ हवाई कनेक्टिविटी आप देखेंगे गुजरात के अंदर तमाम जो भी शहर है वहाँ पे एयरपोर्ट है, तो हर तरह की कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की गई है। जो इंडस्ट्रीज है गुजरात के अंदर देखेंगे आप, यहाँ के जो इंडस्ट्रीज है काफी उन्नत है और यहाँ पे जो रोजगार की जो संभावना है, चाहे स्टार्टअप को लेकर के देखेंगे तो गुजरात के अंदर तमाम जो भी चीजें की जा सकती थी वो सभी प्रयास प्रधानमंत्री के द्वारा किए जा रहे हैं और लगातार इसका जो फायदा है। बहुत अहम आप बात कह रहे हैं अभिषेक की, यहाँ पर जब हम बात करते हैं संपर्क यानी कनेक्टिविटी को लेकर, बात करें उच्च गुणवत्ता वाली जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और साथ ही साथ किस तरह से मन के भावों को पढ़ते हुए प्रधानमंत्री का आज जनसभा के साथ साथ रोड शो का कार्यक्रम है, इस पर रहेगी हमारी खास नजर। आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली खबर भी प्रधानमंत्री से ही जुड़ी हुई है। बात करते हैं उज्जैन की, जहाँ के भगवान महाकाल परिसर के विस्तार योजना के पहले चरण का लोकार्पण की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री आज शाम को महाकाल परिसर में महाकाल की पूजा अर्चना के बाद महाकाल लोक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देवों के देव हो तुम, त्रिदेव में जो महादेव कहलाए, ओम नमः शिवाय। उज्जैन नगरी जो कालों के काल महाकाल की नगरी है, जहां अक्षांश रेखा कर्क गुजरती है। यही है शिव का अद्भुत, अकल्पनीय और अलौकिक संसार। 4 साल के अथक प्रयास के बाद अब महाकाल लोक की दिव्यता, भव्यता और आध्यात्मिकता से श्रद्धालु परिचित हो पाएंगे। इस लोक को लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है। परियोजना के तहत मंदिर परिसर का करीब 7 गुना विस्तार किया जाएगा। किस्मत के ताले खुल जाए, करता भक्ति जो तेरी। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को पहले चरण का लोकार्पण करेंगे, जिससे तीर्थ यात्रियों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। महाकाल लोक में महाकाल पथ पर 108 स्तंभ यानी खंभे लगे हैं, जो भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप को दर्शाते हैं। पहले जब महाकाल के दर्शन को जब आप आते थे तो लोगों को तंग गलियों से होकर के गुजरना पड़ता था, लेकिन आज ये विशाल नंदी द्वार दर्शनार्थियों के स्वागत में अपनी बाहें पसारे खड़ा है, जहां एक साथ 20,000 लोग इस मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग हर घंटे महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। महाकाल पथ के किनारे भगवान शिव के जीवन को दर्शाने वाली कई धार्मिक मूर्तियां स्थापित की गई हैं। 2.5 एकड़ में फैला प्लाजा क्षेत्र कमल के तालाब से घिरा हुआ है और इसमें फव्वारे के साथ शिव की मूर्ति भी स्थापित की गई है। इस नवनिर्मित महाकाल लोक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्विलांस कैमरों की मदद से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा इस पूरे परिसर की 24 घंटे निगरानी की जाएगी, जो सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। महाकाल लोक के पूरा होने से तीर्थ यात्रियों की संख्या दोगुनी होने की उम्मीद है। साथ ही राज्य में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उनका संवर्धन, संरक्षण कर रहे हैं और उनके प्रयासों से इन नगरों में जो धार्मिक पर्यटन है लगातार बढ़ा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिल रहा है तो यहाँ के व्यवसायियों को मिल रहा है, यहाँ के बिजनेस को मिल रहा है और इसके जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। सर, उज्जैन के लोग महाकाल मंदिर से ही पलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस है, छोटे से लेकर बड़े तक सब मंदिर के माध्यम से ही जिनके घर चलते हैं, तो बिजनेस में भी फायदा होगा क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे तो प्रॉफिट तो होगा ही से। जो काशी विश्वनाथ में जो भीड़ बढ़ी है उससे 4 गुना बड़ा लोग बना है महाकाल लोग यहाँ पे,
तो लोगों को फ़ायदा मिलेगा। देखने की बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हुई है। उज्जैन के माध्यम से पूरे देश में और पूरे विश्व में जो इसकी छवि एक बनेगी, उससे पर्यटन काफ़ी बढ़ेगा और पर्यटन के बढ़ने से व्यापार में काफ़ी वृद्धि होगी और यहाँ का जो जनसाधारण है वो रोजगार से जुड़ेगा। देवों के देव ओ महादेव, तेरा नाम सदा लिया जाएगा तुझसे। देश में 12 ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं, जिनमें से उज्जैन स्थित महाकाल भी एक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहले केदारनाथ धाम की पौराणिकता के साथ भव्यता को पुनर्विकसित किया गया। उसके बाद वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम के दिव्य स्वरूप को भी प्रधानमंत्री ने ही राष्ट्र को समर्पित किया था और अब महाकाल लोक को भी प्रधानमंत्री मोदी ही श्रद्धालुओं को समर्पित करेंगे। एक ओर जहां प्रधानमंत्री का जोर नए भारत के निर्माण के लिए आधुनिकता और तकनीक पर रहता है, तो वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की समृद्धि पर भी उनका जोर रहता है। उज्जैन से सुधाकर दास, अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उज्जैन से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र। अजय, सुप्रभात आपको। और कहा जाता है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाय मृत्योर्मोक्षीयमामृताय, यानी ये जो महामृत्युंजय जाप है, जो अजर अमर हैं महाकाल, उनके लिए। वहीं आज सनातन युग का जो सूर्य है वो उदय हो रहा है। आप महाकाल की नगरी में हैं वहां पर। बिल्कुल सही कहा आपने। ये महाराजाधिराज की नगरी है, अवंतिका के महाराजाधिराज महाकाल के आंगन का विस्तार का दिन है आज। आंगन का विस्तार, हालांकि 4 साल पहले इसकी अवधारणा रखी गई थी। 3.5 साल तक लगातार काम हुआ। 750 से ज़्यादा मजदूरों ने लगातार दिन रात काम किया। बीच में कोरोना महामारी भी आई, लेकिन उसकी परवाह किए बिना ये अब दिव्य और भव्य रूप में पहला चरण जो है वो पूरा हो गया है, जिसका लोकार्पण आज शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है। लेकिन ये आंगन का विस्तार अपने आप में बहुत सारी कहानियां समेटे है। बहुत सारे म्यूरल्स के जरिए जो शिव महापुराण और देवी भागवत पुराण, जो शिव से जितने भी लीलाएं हैं उनका चित्रण किया गया है। और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आराम से भगवान महाकाल के प्रांगण में प्रवेश कर पाएं। जो तंग गलियां पहले हुआ करती थी, अब उनसे जो परेशानियां पहले 2-4 होना पड़ता था पर्यटकों को, उनको और सुविधा मिले। 400 से ज़्यादा गाड़ियां यहां पर पार्किंग करने की सुविधा है। इस वक्त मैं नंदी द्वार पे खड़ा हूं, जहां पर प्रधानमंत्री यहीं से लोकार्पण करेंगे। मेरे पीछे आप जो शिवलिंग देख रहे हैं उसका अनावरण किया जाएगा। यहीं पर जो बटुक विद्यार्थी हैं वेद स्तोत्रों से उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री खुद कई हजारों की संख्या में आए हुए साधु संतों का अभिवादन करेंगे। और उसके बाद ये इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जो स्तंभों के जरिए जो कहानियाँ कही गई हैं शिव महापुराण से, उनको देखते हुए प्रधानमंत्री अवलोकन करते हुए उस तरफ जो सप्तर्षि मंडल है वहाँ तक जाएंगे और इस कमल सरोवर के पास जो सप्तर्षि मंडल है वहाँ के दर्शन करेंगे। बहुत सारे देश के अलग अलग हिस्सों से जो नृत्य प्रस्तुतियाँ हैं उनके लिए उनकी तैयारी की गई है, मलखम्ब की तैयारी की गई है। ऐसा लगता है कि उज्जैन से लेकर के इंदौर तक पूरा का पूरा जो शहर है आज रात रोशनी में नहाया, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ आपको नजर आएगा। बहुत ही अद्भुत और विहंगम दृश्य होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि 5-5:30 बजे के बाद ये पूरा का पूरा जो 2-3 घंटे है प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम का, वो बहुत ही एंगेजिंग रहने वाला है। और इस उम्मीद के साथ कि जो शिव से शिवत्व की यात्रा है वो और भी पराकाष्ठा को प्राप्त होगा। और इसीलिए ये जो सुविधाएं हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। चाहे वो काशी की बात हो, काशी कॉरिडोर की बात करें, केवल 300 मीटर है यहाँ से नंदी द्वार से। अगर महाकाल मंदिर की मैं बात करूं तो 900 मीटर, करीब 3 गुना ज़्यादा इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। 900 करोड़ रुपए की लागत है, जिसका प्रथम चरण है जो पूरा किया गया है। द्वितीय चरण की बात करें तो अभी काम चल रहा है। और यकीन मानिए 2024 में जब द्वितीय चरण पूरा होगा तो यहाँ की भव्यता कुछ और ही होगी। और कहते हैं ना कि काल के कपाल पर ये जो महाकाल लोक का एक अमिट हस्ताक्षर आज होने जा रहा है, वो कई वर्षों तक जो यहाँ के पर्यटक हैं, देश दुनिया से जो पर्यटक आने वाले हैं, उनके जहन में बिल्कुल इसकी याद ताज़ा रहने वाली है। बिल्कुल अजय, आज का जो दिन है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भव्य स्वरूप इसको दिया गया है। केदारनाथ की बात की जाए और उसके बाद काशी विश्वनाथ की बात की जाए और अब महाकालेश्वर, तो कहीं ना कहीं ये जो भव्यता है वो साफ तौर पर देखने को भी मिलेगी। और जब शाम को यहाँ पर इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, ऐसे में आसपास का क्या माहौल नजर आ रहा है, कितना पॉजिटिव एनर्जी वहां से निकलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि हमने जिस तरह से देखा कि वहां के जो स्थानीय निवासी हैं वो बेहद उत्साहित हैं इस पूरे, अगर हम देखें तो इस लोकार्पण को लेकर।
बिल्कुल सही कहा आपने। और इस वक्त भी मैं, मेरे सामने जो एक फ्लाईओवर जा रहा है उस पर मैं देख रहा हूँ कि भीड़ अभी से जुटनी शुरू हो गई। हालांकि अभी सुबह के 8 साढ़े 8 बजने वाले हैं, लेकिन अभी से लोगों का आना, क्योंकि ये ऊपर से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, तो फ्लाईओवर के ऊपर जो भी जाने वाले यात्री हैं वो एक बार रुक करके तो ज़रूर देखते हैं यहाँ की भव्यता। और चूंकि आज का बहुत खास दिन है, और जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर एक आध्यात्मिकता जो पूरे देश को जोड़ती है, और एक खास बात और है गौरव, यहाँ पर कि जो ये निर्माण किया गया है, ये जो आप भित्ति चित्र देख रहे हैं, ये जो स्तंभ देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें राजस्थान से मंगाई गई हैं। बहुत सारे कलाकार उड़ीसा से आकर के उन्होंने नक्काशी का काम किया है। बहुत देश के अलग अलग हिस्सों से नृत्य प्रस्तुतियाँ की जा रही हैं, जो संगीत की प्रस्तुति होने जा रही है। तो ये पूरा का पूरा एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसकी बात लगातार हम अपने कार्यक्रमों में करते आए हैं, तो उसकी एक झलक जरूर दिखाई देगी। आध्यात्मिकता न केवल भारत को पूरी तरह से जोड़ता है, बल्कि अर्थव्यवस्था के तौर पर अपना योगदान देता है। पर्यटन के तौर पर जो सेवा क्षेत्र है, रोजगार के लिहाज से बहुत ही आवश्यक है, और एक बहुत ही अनटैप्ड पोटेंशियल है पूरे देश में जो स्पिरिचुअल टूरिज्म का है, उसको विकसित करने का। और यही प्रयास जो है वो राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा, साथ ही साथ देश को, दुनिया को भी जरूर संकेत देगा। बिल्कुल, कालिदास जो कवि हैं, उनके ग्रंथ मेघदूतम में जिस तरह से शिवलोक का वर्णन किया गया था, तमाम औषधियों को लेकर जो उनका लोक था, उसकी वानगी भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम अन्य अलग अलग किस्म की, अलग किस्म की यहाँ पर औषधियां लगाई गई हैं, जिनका अपना धार्मिक महत्व है। मुझे लगता है कि आज के बाद उज्जैन को जितने बेहतर तरीके से लोग नहीं जानते थे, और भी अच्छे से जान पाएंगे। ये वराह मिहिर की धरती है। भगवान सूर्य की अक्षांश पर जो किरणें पड़ती हैं वो सीधे उज्जैन पे पड़ती हैं। यहीं से ये पूरा जो ग्रीनविच मीन टाइम जिसको कहा जाता है, पूरे काल की गणना जो कही जाती है भारत की, वो यहीं से होती है। पूरी दुनिया की जो काल की गणना होती है, इसीलिए इसको महाकाल की नगरी कहा जाता है। ये भर्तहरि का जो कि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, जो 9 नाथों में से एक हुए, उनकी साधना की स्थली है। कालिदास आपने जिक्र किया, गढ़कालिका पास में ही है। 50 सालों तक उन्होंने अपनी साधना की, और मेघदूत और जो दूसरे उनके महाकाव्य हैं, संस्कृत के महाकाव्य, उनके तौर पर उन्होंने बहुत अनुपम कृतियां दी हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आज फिर से दोहराई जाएंगी, लोगों के जहन में फिर से वो ताजा होंगी। और फिर से जो हम अवंतिका की बात करते हैं, जहां पर भगवान शिव और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा से लेकर के कई सारे सप्तर्षियों ने यहाँ पर तपस्या की, वो सारी की सारी जो सांस्कृतिक और जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, वो ज़रूर हम आज के कार्यक्रम में विस्तार से आपको बताएंगे। क्षिप्रा नदी का जो महात्म्य है, बिल्कुल, और हम लगातार महाकाल की जो जी बिल्कुल, लगातार आपसे हम आगे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन जब आप वापस आएंगे तो अजय प्रसाद लाना मत भूलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत से ऐसे महाकाल के भक्त हैं जो इसके इंतजार में बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण दिन है, और ऐसे में शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा, और ये उज्जैन वासी भी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। और जो लोकार्पण होगा वो सांस्कृतिक धरोहर को और ज्यादा विकसित करने में कामयाब रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो काल के कपाल पर है, जो भाग्य के भाल पर है, जो है आदि योगी ईश्वर, जय हो कालजयी महाकालेश्वर। करोड़ों भक्तों का अटल विश्वास, सदियों की आस्था, परमानंद का आभास। ये है श्रद्धा का स्वर्णिम काल, दिव्य भव्य महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल एक, दक्षिण मुखी शिव का रूप विशाल। भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 47 हेक्टेयर के परिसर में नवनिर्मित श्री महाकाल लोक दर्शन हेतु तैयार है। शंकर का संस्कृत में अर्थ बड़ा सरल है। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शम करोति स शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को सायं टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम।
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के सारण जिले में सिताब दियारा जाएंगे, जहां वे समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। गृह मंत्री का एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। गृह मंत्री की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने और आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन सरकार बनाने के बाद अमित शाह का बिहार का ये दूसरा दौरा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सैफई में आज पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई गणमान्य मौजूद रहेंगे। उनका पार्थिव शरीर उनकी जन्मभूमि इटावा जिले के सैफई में उनके पैतृक घर में रखा गया है, जहां पर नेताजी के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई अन्य गणमान्य लोग सैफई पहुंचे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और सैफई में आम लोगों की भीड़ नेताजी का अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ रही है। देखिए सैफई से हमारे संवाददाता राजेश राज की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव सैफई जो मुलायम सिंह यादव की वजह से राष्ट्रीय फलक पा गया, और उसी गांव में अभी हम मौजूद हूं जो जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। और आप देख सकते हैं हमारी दाहिनी तरफ कि ये जो कारवां है लोगों का, जो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, उनका अंतिम दर्शन करने के लिए उनके घर के भीतर लोग दाखिल हो रहे हैं। और आज की जो पीढ़ी है वो मुलायम सिंह को समझने, उनका दर्शन करने के लिए उनके घर के भीतर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अनेक जो गणमान्य लोग हैं वो इनको अकीकत पेश करने के लिए यहाँ पहुँचे, और मंगलवार की शाम तकरीबन 3 बजे उनका अंतिम संस्कार सैफई गांव में किया जाएगा, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम जो देश के बड़े नेता हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई चोटी स्तर के जो नेता हैं उस समारोह में शिरकत होंगे। अंतिम संस्कार का जो समारोह होगा उसमें वो शामिल होंगे। उनके परिवार के लोग हैं वो गमगीन हैं, और यहाँ जो भीड़ है वो भीड़ भी गमगीन है। आज की जो पीढ़ी है वो मुलायम सिंह यादव को समझना चाहती है, और शायद यही वजह है कि भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। कुछ नौजवान हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा अरुण कुमार शर्मा है, मैं कन्नौज से आया हूँ। हमारे नेताजी एक भगवान का रूप था, तो आज वो हम सब के बीच में नहीं रहे। हम लोगों के लिए बहुत ही जो है घातकपूर्ण हुआ है। हमारी नई जो युवा पीढ़ी थी बहुत सम्मान करते थे, सबका, गरीब जातियों का सम्मान करते थे। नेताजी एक विचारधारा थी, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। आज भी नेताजी के विचार हमारे साथ हमेशा रहेंगे। समाजवादी विचारधारा को हमेशा निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। रक्षा मंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव के किए गए काम को आज की पीढ़ी याद कर रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो काम किए उसको लोग याद कर रहे हैं बहुत ही शिद्दत के साथ, और पूरा सैफई गांव आज जो है जाग रहा है अपने बेटे के निधन से। और निश्चित तौर पर मंगलवार को जब उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी तो गांव निश्चित तौर पर गमगीन नजर आएगा। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ सैफई से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। वाकई भारतीय राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है ये। बढ़ते आगे, सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई करेगा। सत्येंद्र जैन ने अपनी याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया गया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के लिए निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई ने सत्येंद्र जैन पर मुकदमा दर्ज किया था।
जैन पर उनसे संबंध 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। और सभी धार्मिक स्थलों की मौजूदा स्थिति बनाए रखने के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में कहा गया है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली बनाए रखने की बात कहता है। ये हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के खिलाफ है। इसके रहते वो उन पवित्र स्थलों पर दावा नहीं कर सकते जिनकी जगह पर विदेशी आक्रमणकारियों ने जबरन मस्जिद बना दी थी। मामले पर केंद्र सरकार को जवाब देना है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत के खिलाफ ईडी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। लगभग 1 साल से जेल में बंद देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने ईडी को सुप्रीम कोर्ट में अपील का मौका देते हुए देशमुख की रिहाई पर 12 अक्टूबर तक के लिए रोक भी लगा दी थी। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, खबरें और भी हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन में आंशिक रूप से कब्जे वाले 4 क्षेत्रों डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और जापोरिजिया को जोड़ने के मॉस्को के कदम की निंदा करने के लिए गुप्त मतदान के रूस के आह्वान को खारिज कर दिया है। महासभा ने 107 मतों से निर्णय लिया है कि वो रूस के इस कदम की निंदा करने वाले मसौदा प्रस्ताव पर सार्वजनिक वोट का आयोजन करेगा। राजनयिकों ने कहा है कि प्रस्ताव पर बुधवार को मतदान होने की संभावना है। सोमवार को केवल 13 देशों ने मसौदा प्रस्ताव पर सार्वजनिक वोट का विरोध किया, जबकि 39 अन्य देशों ने मतदान से दूरी बनाई। रूस ने तर्क दिया था कि एक गुप्त मतदान की आवश्यकता थी क्योंकि सार्वजनिक रूप से स्थिति व्यक्त करने से बहुत मुश्किल हो सकती है। वहीं रूस यूक्रेन संघर्ष में चल रहे परमाणु खतरों के बीच अमेरिका ने कहा कि इसका कोई संकेत नहीं कि रूस परमाणु हथियारों का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरीन जीन पायर ने कहा कि अमेरिका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु हथियारों से संबंधित धमकियों को गंभीरता से लेगा। और वहीं कीव पर रूस के घातक मिसाइल हमलों ने अब तक 8 लोगों की जान ले ली है और 7 घायल हो गए हैं। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा है कि राजधानी में मेट्रो सेवाओं को जनता को आश्रय प्रदान करने के लिए निलंबित कर दिया गया है। विटाली क्लिट्स्को के अनुसार कीव में सभी स्टेशन आश्रय के रूप में जनता के लिए खुले हैं। यूक्रेन पर यह हमला तब हुआ है जब रूस के कब्जे वाले क्रीमिया से जोड़ने वाले एकमात्र पुल पर एक भारी विस्फोट हुआ था, जिससे पुल को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यदि कीव रूसी क्षेत्र पर आतंकवादी हमले करने का प्रयास जारी रखता है तो रूस सख्त कार्रवाई करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी मिसाइलों द्वारा कीव में नष्ट की गई सेवाओं को जल्द बहाल किया जाएगा। अपने रात के संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा कि सेवाओं की बहाली का काम चल रहा है। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूसी हमले जानबूझकर लोगों को मारने और यूक्रेन के पावर ग्रिड को नष्ट करने के लिए किए गए थे। और अब बात कारोबार की। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों, G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठकों में शामिल होंगी। निर्मला सीतारमण जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, न्यूजीलैंड, मिस्र, जर्मनी, मॉरिशस, UAE, ईरान और नीदरलैंड सहित कई अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वो OECD, यूरोपीय आयोग एवं UNDP के नेताओं और प्रमुखों के साथ भी बैठकें करेंगी। वहीं वित्त मंत्री आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका की अपनी समकक्ष जेनेट येलेन और विश्व बैंक के अध्यक्ष
डेविड मलपास से अलग अलग मुलाकात करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री वॉशिंगटन डीसी में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में भारत की आर्थिक संभावनाएं और विश्व अर्थव्यवस्था में भूमिका विषय पर एक फायर साइड चैट में भाग लेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में भारत की अनूठी डिजिटल पब्लिक गुड्स कहानी की और भारत में प्रौद्योगिकी वित्त और शासन के इंटरलिंकेज के माध्यम से सृजित गुणक प्रभावों के बारे में अपने विचार साझा करेंगी। यात्रा के अंतिम हिस्से के दौरान निर्मला सीतारमण USIBC और USISPF के साथ भारत अमेरिका कॉरिडोर में निवेश और नवाचार को मजबूत बनाना और भारत की डिजिटल क्रांति में निवेश विषयों पर आयोजित गोल मेज बैठकों में शामिल होंगी। और अब खबरें स्पोर्ट्स ट्रैक से। और बात फीफा की, जहां अंडर 17 महिला विश्व कप का इंतजार खत्म हो चुका है। भारत में होने वाले इस टूर्नामेंट में आज भारत अपना पहला मुकाबला अमेरिका के साथ खेलेगा। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में टीम इंडिया की कोशिश अमेरिका जैसी मजबूत टीम को कड़ी टक्कर देने से होगी। गौरतलब है कि भारत ने मेजबान के रूप में इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम तैयार है इतिहास का गवाह बनने के लिए। अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत के 3 शहरों में होने जा रहा है। कलिंगा स्टेडियम में मंगलवार को होने वाले उद्घाटन समारोह के साथ प्रतियोगिता की शुरुआत हो जाएगी। ये पहला मौका है जब भारत में महिला वर्ग में फीफा की किसी भी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप हर 2 साल में खेला जाता है। ये प्रतियोगिता 2020 में भारत में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में अब 4 साल के अंतराल के बाद इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4-4 टीमों के 4 समूहों में बांटा गया है। प्रतियोगिता में कुल 32 मैच भुवनेश्वर, नवी मुंबई और गोवा में खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 20 अक्टूबर को नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। मेजबान भारत को ग्रुप ए में अमेरिका, मोरक्को और ब्राजील के साथ रखा गया है। वहीं ग्रुप बी में जर्मनी, नाइजीरिया, चिली और न्यूजीलैंड है। ग्रुप सी में स्पेन, कोलंबिया, मेक्सिको और चीन को रखा गया है। वहीं ग्रुप डी में जापान, कनाडा, फ्रांस और तंजानिया को जगह मिली है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत पहले ही दिन अमेरिका के खिलाफ मुकाबले के साथ करेगी। टीम इंडिया को भले ही इतनी बड़ी प्रतियोगिता में खेलने का अनुभव नहीं हो, लेकिन घरेलू मैदान पर वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। मेजबान टीम के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है और आयु वर्ग की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए वे तैयार हैं। टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया ने इटली, नॉर्वे और स्पेन दौरे में अच्छी तैयारी की है। भारत का सबसे मजबूत पक्ष डिफेंस माना जा रहा है। टीम की प्रमुख डिफेंडर अष्टम उरांव को कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम ने कुछ समय पहले सेफ अंडर 18 चैंपियनशिप में बांग्लादेश को हराकर खिताब जीता था। इस प्रतियोगिता में 5 गोल के साथ गोल्डन बूट का पुरस्कार जीतने वाली मणिपुर की लिंटा कामसर्टो पर आक्रमण की जिम्मेदारी होगी। भारत अपने ग्रुप मुकाबलों में मोरक्को और ब्राजील के खिलाफ 14 और 17 अक्टूबर को खेलेगा। भारत के सभी मैच भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। रविवार को रांची में दूसरे मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। लखनऊ में पहले एक दिवसीय मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। और गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज का दबदबा बरकरार है। पदक तालिका में सर्विसेज सबसे ज्यादा पदक लेकर पहले स्थान पर बने हुए हैं। आज बॉक्सिंग में महिला और पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। महिला वर्ग में टोक्यो ओलंपिक की पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन भी अपना मुकाबला खेलेंगी। लवलीना के अलावा जमुना बोरो, अंकुशिता बोरो प्रमुख नाम रहेंगे। वहीं पुरुष वर्ग में हुसामुद्दीन मोहम्मद और शिवा थापा सेमीफाइनल मैच खेलने उतरेंगे। वहीं आज मलखम्ब और योगा के भी फाइनल मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय खेलों में पहली बार शामिल ये दोनों खेल आज समाप्त हो जाएंगे।
और यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। और अब बात सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे सेगमेंट हेरिटेज वॉक की। हेरिटेज वॉक में आज हम आपको दिखाएंगे भारत के सबसे शानदार महलों में से एक मैसूर पैलेस को, जो अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वाडियार राजाओं के शासनकाल में बना ये पैलेस अपनी भव्यता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की वजह से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आइए देखते हैं इस ऐतिहासिक मैसूर पैलेस को। भारत के कर्नाटक राज्य के दक्षिणी भाग का एक शहर, जिसकी इमारतें भारत की अद्भुत और प्राचीन शिल्प कौशल का परिचय देती है। वहीं इस शहर में स्थित मैसूर पैलेस भारत की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है, जो अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मैसूर पैलेस शहर की सबसे शानदार इमारत है। वहीं इस महल को अंबा विलास महल के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर पैलेस को कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ ने 1897 ईस्वी में बनवाया था। वाडियार राजाओं के शासन काल के दौरान की लगभग सभी चीजें इस महल में मौजूद है। हालांकि ये शाहीपन केवल महल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महल के दीवारों के बाहर भी बहुत कुछ दर्शाता है। ऐतिहासिक मैसूर पैलेस में 12 मंदिर भी हैं, जिनमें अलग अलग वास्तुशिल्पीय बनावट देखने को मिलती है। मैसूर पैलेस में पूर्वी रोमन और द्रविड़ स्थापत्य कला का संगम देखने को मिलता है। इस आकर्षक पैलेस को स्लेटी रंग के सुंदर पत्थरों से बनवाया गया है। वहीं गुलाबी रंग के पत्थर से बने गुंबद इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। मैसूर पैलेस को प्रमुख त्योहारों एवं खास मौके पर विशेष तरीके से सजाया जाता है और त्योहारों के समय जब इस महल में लगे 97,000 बल्ब एक साथ जलते हैं, तब ये महल अपनी भव्यता से सबको आकर्षित कर लेता है। इस भव्य नजारे को देखने लाखों सैलानियों का तांता लगा रहता है। भारत के सबसे शानदार महलों में से एक मैसूर पैलेस अपने भव्यता, सुंदर बाग बगीचों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की वजह से यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं विज्ञान जगत से जुड़ी हुई। तो साइंस हब के आज के संग में आपको मिलवाते हैं ऐसे रोबोट से जो खाना बना सकता है। इस रोबोट को फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल के लिए अमेरिकी कंपनी मिसो रोबोटिक्स ने बनाया है। आइए देखते हैं। यह है अमेरिका के कैलिफोर्निया में बनाया गया रोबोट फिलिपी 2। यह रोबोटिक मशीन इंसानों की ज्यादा मदद के बिना रेस्टोरेंट्स में लोगों के लिए खाना बना सकती है। कई तरह की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले रोबोट्स की तरह फिलिपी का भी एक रोबोटिक हाथ है। अलग अलग तरीके से कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये रोबोट फ्रेंच फ्राई और अन्य कई व्यंजन बनाने में सक्षम है। इसे ये फिलिपी नाम इससे पहले बनाई गई मशीन से मिला है, जिसे बर्गर्स को फ्लिप करने यानी पलटने के लिए बनाया गया था। लेकिन फास्ट फूड रेस्टोरेंट उद्योग में काम करने वाले लोगों ने बताया कि उनको काम करने में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, इसलिए उन्हें और कई काम करने के लिए मशीनों की जरूरत है। तब मिसो रोबोटिक्स कंपनी की टीम के इंजीनियरों ने मिलकर नई रोबोटिक मशीन को तैयार किया। ये कंपनी रेस्टोरेंट उद्योग में इस्तेमाल के लिए और कई तरह के ऐसे ही नवाचार कर रही है। लंबे समय से रेस्टोरेंट उद्योग नई तकनीक को अपनाने वाला नहीं रहा है, लेकिन अब यह तकनीक तेजी से गति पकड़ रही है और मजबूती से कई समस्याओं का समाधान कर रही है। खाना बनाने के लिए ऐसी मशीनें बनाना काफी मुश्किल है। खाना बनाने की प्रक्रिया में कई जटिल चरण होते हैं। सटीक तापमान पर
सही समय तक चीज़ों को पकाना और अलग अलग रेसिपी वाले पकवान बनाना, ये सब ऐसे काम हैं जिनको एक मशीन से करा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अगर इन सब के बाद लोगों को वो खाना पसंद भी आ रहा है तो ऐसी शानदार इंजीनियरिंग की तारीफ तो बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आइए अब देखते हैं खबरें सिने जगत से। हफ्ते के आज के अंक में हम बात करेंगे जल्द ही रिलीज होने वाली डॉक्यू ड्रामा फिल्म गंधाड़ा गुड़ी की। इस फिल्म में दिवंगत कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार की बड़े पर्दे पर आखिरी मौजूदगी होगी। वहीं दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के फैंस उनकी इस आखिरी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए। दिवंगत कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट गंधाड़ा गुड़ी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म अभिनेता की पहली पुण्यतिथि से एक दिन पहले 28 अक्टूबर को कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म को दिवंगत अभिनेता के बैनर PRK प्रोडक्शन ने बनाया है। फिल्म का निर्देशन अमोघ वर्ष ने किया है। इस डॉक्यू ड्रामा में दिवंगत फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार की बड़े पर्दे पर ये आखिरी मौजूदगी होगी। गंधाड़ा गुड़ी की कहानी जंगलों में जीवन को तलाशने की है। यह एक पारिवारिक फिल्म है। फिल्म देश की भूमि की समुद्र विरासत, संस्कृति, प्रकृति और विविधता की बात करती नजर आएगी। फिल्म में कर्नाटक के काफ़ी खूबसूरत दृश्य फिल्माए गए हैं। वहीं फिल्म में अंडर वाटर लाइफ, ट्राइबल, जंगल जैसी चीज़ें भी दिखाई गई हैं। इस डॉक्यू ड्रामा फिल्म के ट्रेलर को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। वहीं दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो सिनेमा जगत के बाद बात कर लेते हैं गुड न्यूज की। कहते हैं हमारी ये दुनिया अजूबों से भरी हुई है। साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो हमेशा कुछ नया और अनूठा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसा ही अनोखा काम सिरमौर जिले के नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले राजकीय उच्च विद्यालय औरंगाबाद के मुख्य अध्यापक संजीव अत्री ने कर दिखाया। अत्री ने अत्याधुनिक साउंड सेंसर से युक्त 20 फुट लंबा इंक पेन बनाया। दावा किया जा रहा है कि ये इंक पेन दुनिया का सबसे बड़ा पेन है। देखिए यह खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के दूर दराज व दुर्गम क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में शिक्षकों की कमी किसी से छिपी नहीं है। इन्हीं में से एक स्कूल है नाहन विधानसभा क्षेत्र का नौरंगाबाद स्कूल। स्कूल के प्रधान अध्यापक संदीप अत्री ने स्कूल की जरूरतों के हिसाब से 20 फुट लंबा इंक पेन बनाया है, जिसका वजन करीब 41 किलोग्राम है। अत्री का कहना है कि इस पेन की खासियत ये है कि ये किसी शिक्षक की गैर हाजिरी में बच्चों को पढ़ा भी सकता है। पेन का निर्माण 3 हिस्सों में किया गया है और ये पेन बच्चों पर नजर रखने के साथ साथ स्कूल का पहरेदार भी बनेगा। ये तो विश्व का सबसे बड़ा इंक पेन है और दूसरा ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह हम इसको स्कूल में इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन की खासियत है कि जैसे अगर कोई टीचर, जैसे मेरे स्कूल में अगर फिजिकल एजुकेशन के टीचर नहीं है तो ये बच्चों को सुबह अपने आप प्रेयर करवा सकता है। अगर कोई टीचर छुट्टी पे गया है तो उसका भेजा हुआ लेसन जो है ये बच्चों को डिलीवर कर सकता है। और इसके अलावा ये लिख भी सकता है। पेन का जो एक अहम जो जिसे हम कहते हैं काम होता है, ये उसको भी कर सकता है। तो इस पेन को बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हमारे स्कूल में टीचर्स नहीं है उनकी कमी को हम किसी तरह से पूरा कर सकते हैं। स्कूल में शारीरिक शिक्षा अध्यापिका शालिनी के अनुसार ये पेन बच्चों को कहानियाँ भी सुनाएगा। इस पेन के द्वारा बच्चों को बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया गया, जैसे अध्यापक अगर कोई छुट्टी पे होता है तो उस दिन बच्चों को जो लेसन है वो यहाँ पर दिया जाएगा, तो अध्यापक की कमी जो है उस दिन वो इस तरीके से पूरी की जा सकती है। स्कूल के छात्रों सद्दाम और जाकिर के अनुसार पढ़ाई के साथ साथ ये पेन विद्यार्थियों का मनोरंजन भी करेगा।
जो ये पेन हमारे स्कूल में लगा है, इससे हमारी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा और ये हमें कहानी भी सुनाएगा और जैसे टीचर छुट्टी पे होते हैं तो ये हमें पढ़ा भी सकते हैं। जो हमारे स्कूल में पेन लगाया है इससे हमें बहुत फ़ायदा है कि अध्यापक हमारे छुट्टी पे हो तो हमारी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा और ये हमें कहानियाँ भी सुनाएगा। इस पेन को बनाने में 45,000 रुपए की लागत आई है। ये खर्च स्कूल के 6 टीचरों ने व्यक्तिगत तौर पर किया है। अब स्कूल प्रबंधन इस पेन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए भी आवेदन करने जा रहा है। नाहन के औरंगाबाद से डीडी न्यूज़ के लिए जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। और आइए अब नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम की बात करें तो तमाम उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में भारी वर्षा का अंदेशा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर ठंडी हवाएं चल सकती हैं। आइए अब रुक करते हैं उन तमाम राज्यों को और देखते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या है। बिग बी, एंग्री यंग मैन, शहंशाह, डॉन, स्टार ऑफ द मिलेनियम, ऐसे कई नाम हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के। अमिताभ आज 80 साल के हो गए हैं। 7 हिंदुस्तानी से शुरू हुआ फिल्मों का सफर ब्रह्मास्त्र और गुड बाय तक जारी है और वो जिंदगी के 8वें दशक में अमिताभ किसी यंग एज स्टार की तरह एक्टिव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को 80वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि अमिताभ बच्चन जी को 80वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। वो भारत की सबसे मशहूर फिल्मी हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने पीढ़ियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध और मनोरंजन किया है। वो लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। उनके जन्मदिन के मौके पर सुनते हैं उन पर फिल्माए गए कुछ हसीन नगमे। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप सुनिए इन नगमों को। नमस्कार। नमस्कार। My name is Anthony Gonsalves। मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली। आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me, please. रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल।
ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। मैं पल दो